हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी माध्यम के सभी बोर्ड के लिए क्लास 9th का यानी कक्षा 9वीं का अध्याय नंबर 1 पार्ट नंबर 3 जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ एबीएस अखंड भारत शिक्षा यूट्यूब चैनल पे मैटर इन आवर सराउंडिंग का एनसीईआरटी का निचोड़ बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, झारखंड या जितने भी हिंदी माध्यम के ऑल स्टेट बोर्ड हैं उसके लिए। यदि आप क्लास 9th में और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट और किसी भी बोर्ड से हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे तो कृपया पहले जाकर के पार्ट नंबर 1 और 2 जरूर देखें, उसके बाद पार्ट नंबर 3 को देखें और समझे। हम बात करने वाले सबसे पहले वाष्पीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होता है इसको समझते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव उष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? हम पिछले पार्ट नंबर 1 और 2 में देखे थे कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए या तो ताप देना पड़ रहा है या दाब देना पड़ रहा है, यानी उष्मा देना पड़ रहा है या तो दाब देने की आवश्यकता पड़ती है। क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आप देखे होंगे कि जब जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे उबालते हैं तो तब ही वह क्या होता है, गैस अवस्था में यानी जल वाष्प की अवस्था में आता है। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में देखें कि जल कहीं पे यदि कहीं पे पड़ा है तो धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है, यानी उड़ जाता है और सूख जाता है। तो ये बातें आप लोगों को पता होगी कि जल का जो है वाष्पीकरण कई प्रक्रियाओं द्वारा हो सकता है। तो पदार्थ की जो है ना वाष्पीकरण, कोई भी द्रव है उसका वाष्पीकरण क्या, उसके लिए वाष्पीकरण करने के लिए, वाष्प अवस्था में बदलने के लिए क्या हमेशा ताप और दाब की आवश्यकता होगी, यानी हमेशा उष्मा देने की आवश्यकता होगी? क्या अपने दैनिक जीवन में आप भीगे हुए कपड़े सुखाते हैं, उसमें जल की मात्रा रहती है, वो कैसे वाष्पीकृत हो जाती है, इसको समझने वाले हैं। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आप अपने दैनिक जीवन में गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ, जल कहां चल गया? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों का आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर भी द्रव के वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। इसको हम एक लाइन में समझते हैं। जैसे हमारे हाथ पे पसीना है या कहीं पे जल है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि सभी कण क्या है? गतिशील है। सभी कण क्या है? गतिशील है। लेकिन उसमें यदि उष्मा दे देते हैं तो वो और अधिक क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है, उसमें और अधिक गतिशीलता हो जाती है। तो जल का सतह, जैसे हमारे शरीर में पसीना या कहीं पे नदी में के तालाब में आप देखोगे कि जल का वाष्पीकरण ठंड के मौसम में भी हो रहा है और गर्मी के मौसम में भी हो रहा है। उसका ऊपरी सतह पर जो जल है उसमें उतना तापीय ऊर्जा आ जाता है, यानी उसका ऊपरी सतह का जल के कण उतना उष्मा को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। उष्मा उसे प्राप्त होने के पश्चात तो बाकी जो शेष कण था, जल का शेष कण, उसको छोड़ करके वह कण क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है, यानी मुक्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। अब यही प्रक्रिया जो वाष्पीकरण, कणों की गतिशीलता के कारण कण जो मुक्त हो जाता है, यही प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। इसको प्रभावित करने वाले, यानी वाष्पीकरण कैसे होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक को समझने वाले हैं। सतह क्षेत्र बढ़ने पर जैसे वाष्पीकरण कैसे होगा? जैसे किसी भी पदार्थ का सतह क्षेत्रफल बढ़ गया। जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर, अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। ऊपर का क्या है? सतही प्रक्रिया। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं? फैलाते हैं। कपड़ा गीला रहता है तो क्या रहता है? नहीं जल्दी सूखता है, और उसे क्या करते हैं? फैला देते हैं, जल्दी ही क्या हो जाता है? सूख जाता है। यानी जितना संपर्क क्षेत्रफल बढ़ेगा, सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा, उसमें वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? तेजी हो जाएगी। जैसे आप गिलास में चाय लेते हैं तो गिलास में क्या हो जाएगा? जल्दी ठंड नहीं होगा। उसको हम क्या करते हैं? कटोरी या थाली में फैला देते हैं, तो वो चाय क्या हो जाता है? जल्दी
ठंडा हो जाता है। इसी तरीके से गर्म चावल को लेते हैं या क्या कहते हैं दूध, गर्म दूध को लेते हैं तो वह जल्द ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यानी कि सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, स्वतः बढ़ जाएगी। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तापमान वृद्धि में, तापमान जैसे भी वृद्धि होगा, तापमान में वृद्धि होगा, जैसे ही कोई भी पदार्थ का तापमान में वृद्धि होगा तो क्या होगा, स्वतः उसमें क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। अधिक तापमान रहेगा तो अधिक कणों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और जिसमें वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे जल है, जल बहुत अधिक उसको गर्म करते जा रहे तो वाष्पीकृत होते जाएगा, बहुत तेजी से होते जाएगा। या गर्मी के मौसम में जो गीला कपड़ा रहता है जल्द ही क्या हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन ठंड के मौसम में नहीं सूखता, क्योंकि गर्मी के मौसम में तापमान बहुत अधिक रहता है और ठंड के मौसम में तापमान उतना नहीं रहता। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता क्या होता है, हवा में यानी जलवाष्प में, हवा वायुमंडल में जलवाष्प के कण, जल के कण को क्या बोलेंगे, आर्द्रता। जैसे आर्द्रता में कमी होगी यानी कि वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। यानी जलवाष्प के कण वायु में पहले से मौजूद होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, स्वतः घट जाएगी। जैसे ठंड के मौसम में कुहासा लगने लग जाता है तो कपड़ा जल्दी क्या हो जाता है, नहीं सूखता, और जल कहीं पे गिरा देते हैं तो जल्दी नहीं वाष्पीकृत हो पाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में धूप लगने के कारण जल्दी हो जाता है। और गर्मी के मौसम में आर्द्रता की क्या हो जाती है, कमी होती है, यानी हवा क्या होता है, सूखा सूखा रहता है। लेकिन ठंडी के मौसम में हवा सूखा सूखा नहीं रहता, गीला रहता है। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझिए। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ जल्दी क्या हो जाते, उड़ जाते, जिससे क्या हो जाता, आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वायु की गति में क्या, वायु की जैसे गति तेज होगा, जैसे कपड़ा गीला है तो उसके कण क्या है, कण धीरे धीरे वाष्पीकृत हो रहा है, उसको तापीय ऊर्जा मिला, वाष्पीकृत हो रहा है। तो वायु का गति रहेगा और वो कण को तेजी से भगा के ले जाएगा, दूर ले जाएगा। तो हवा में क्या होगा, हवा सूखा रहेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे आर्द्रता की कमी होगा और वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी हवा की गति भी वाष्पीकरण को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकता है। देखते हैं कि कभी कपड़ा को सिखाने के लिए क्या करते हैं, पंखा चला देते हैं, हवा की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या पसीना में कभी रहते हैं बहुत पसीना तो हम पंखे में बैठते हैं तो बहुत ठंडक महसूस होने लगती है, यानी वाष्पीकृत हो जाता है। पसीना जो हमारे शरीर पे मौजूद रहता है वह क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। अब ये बातें समझ में आ गई होगी। वायु की गति में वृद्धि या तापमान में वृद्धि या आर्द्रता में कमी, ये चारों पॉइंट जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। अब समझेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होगी। कभी कभी देखेंगे बहुत ही गर्मी के मौसम में आपके शरीर में, पूरे शरीर में पसीना आ गया, और पसीना होने के पश्चात हम क्या आते हैं, गर्मी के पंखा में आते हैं, पंखा में बैठते हैं तो बहुत ही क्या हो जाता है, ठंडक महसूस होने लगता है और धीरे धीरे पसीना सूख जाता है। तो देखिए जब हमारे शरीर पे पसीना था तो उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकृत नहीं हो रहा था और गर्मी लग रहा था, गर्मी तो होबे किया था। वाष्पीकृत होने के लिए उसको थोड़ा सा मदद चाहिए, तो वायु की गति बढ़ा दीजिए या तापमान बढ़ा दीजिए, तापमान और अधिक बढ़ेगा तो और पसीने छोड़ेगा। तो इसमें आवश्यकता पड़ जाती है वायु की गति की। वायु की गति जैसे होती है तो कण को तो उतना तापमान मिलवे किया वाष्पीकृत होने के लिए, और कण क्या है, ऊर्जा अवशोषित किया ऊर्जा को, और हमारे शरीर पे हवा क्या कहते हैं, पसीना रहता है, हमारे शरीर और हमारे आसपास से उष्मा को क्या कर लेता, पसीना अवशोषित करके वह क्या हो जाता, उड़ जाता है, वायु की गति से उड़ जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर ठंडक महसूस होने लगता है पसीना उड़ने के बाद। साथ ही यदि आप पेट्रोल या एसीटोन या क्या कहते हैं, पेट्रोल या एसीटोन अपने हथेली पे रखते हैं तो हथेली को ऐसे करते हैं और धूप में ले जाते हैं, धूप में ले जाने के बाद उड़ने के बाद ये हमारे शरीर पे क्या हो जाता है, ठंडक महसूस होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए पेट्रोल या एसीटोन बहुत कम तापमान पर ही क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे हम हथेली पे रखते हैं तो धूप थोड़ा सा ताप दिया और हमारे आसपास से पेट्रोल या एसीटोन क्या किया, हमारे आसपास से उष्मा को अवशोषित कर लिया, यानी उष्मा अपने अंदर लेकर के वाष्पीकृत हो गया,
उष्मा की मात्रा जैसे हमारे आसपास या हमारे हाथ में घटेगी तो स्वतः क्या होगा, ठंडक महसूस होगी। यानी इसीलिए कहा गया कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि इसमें वाष्पीकरण की दर आसानी से हो जाती है। जैसे हम टेरी कॉटन या पॉलिस्टर का कपड़ा पहनते हैं तो वह पसीना को क्या होता है, अपने बाहर आने नहीं देता, बल्कि शरीर के अंदर में चिपचिपा कर रखता है। लेकिन सूती कपड़े जब पहनते हैं तो सूती कपड़े में छिद्र होते हैं, बारीकी रूप से छिद्र होते हैं, और पसीना को क्या होता है, बाहर आने दे देता, अपने से बाहर आने दे देता है, जिसके वजह से पसीना क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। लेकिन पॉलिस्टर या और अन्य प्रकार के कपड़े में यह प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए गर्मी के मौसम में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और शरीर पर जो पसीना आए वो जल्द ही वाष्पीकृत हो जाए और ठंडक हमें महसूस हो। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो देखिए, बर्फीले जल की सतह, पहले तो हम जल में गिलास में क्या किए, बर्फ भरे। बर्फ जैसे भरे तो बर्फ है, यहाँ पे बर्फ का टेम्परेचर कहते हैं -15 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस। अब हम बाहर में रखते हैं तो बाहर में क्या है, हवा में जल वाष्प के कण है, जल के कण है, जल के कण है तो इसके संपर्क में आएगा जल, हवा आएगा ना, हवा आएगा, हवा में क्या, जलवाष्प के कण, यानी जल के कण है, और वह धीरे धीरे क्या होगा, संघनित होगा। यानी जल जब संघनित होता है तो हम पार्ट नंबर 2 में देखें, जल का संघनन, जलवाष्प संघनन होकर के किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में, यानी गैस को संघनित करने के बाद वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। अतः जब हम बर्फीले जल से भरे गिलास को हम हवा में रखते हैं तो उसकी बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, हवा है, और हवा में क्या है, जल के कण है, जलवाष्प के कण है। वो जलवाष्प के कण धीरे धीरे संघनित होकर जल अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में आ जाती है, जिसके वजह से इसके चारों ओर जल की बूंदें नजर आने लगती है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकदम सभी। अब हम देखे हैं कि पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं ठोस अवस्था के गुण, ठोस को समझ चुके हैं, द्रव को समझ चुके हैं, गैस को। ये पदार्थ भौतिक अवस्था, पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्था है। एगो चौथी अवस्था पदार्थ की होते प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा तारा में या लोहा 5000 डिग्री सेल्सियस लोहा है, Fe लोहा है ना, लोहा 5000 डिग्री सेल्सियस पे खोल रहा है, तो उस अवस्था में जो पदार्थ की अवस्था होगा उसको क्या कहेंगे, उस अवस्था को क्या कहेंगे, प्लाज्मा। या तारा में हो गया, तारा में जो बहुत अधिक ऊंचे तापमान पे 50,000 डिग्री सेल्सियस या 1,00,000 डिग्री सेल्सियस या 2,00,000 डिग्री सेल्सियस तारे में हो गया, सूर्य में हो गया, ये जो तापमान जो है बहुत अधिक तापमान, तो इस अवस्था में पदार्थ की कौन सी अवस्था होती प्लाज्मा। एगो हो जाता है बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की क्या है, पांचवी अवस्था है। और ये इस पे अभी पूर्ण रूप से रिसर्च नहीं हुआ, खोज ही हो रहा है। चंद्रयान यार इसीलिए जाया जाता है चंद्रयान पर, कि पदार्थ की सबसे न्यूनतम यानी माइनस में जो बहुत कम तापमान कितने तक हो सकती है। जैसे माइनस, मान के चलिए -273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री, माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस, -96 डिग्री सेल्सियस। तो ई माइनस में जो रहेगा पदार्थ की अवस्था, उसको क्या बोलेंगे, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी खोज सत्येंद्रनाथ बोस जिसके नाम पे रखा गया, और आइंस्टीन ने दोनों मिलकर खोज की थी, और इसकी अभी खोज चल ही रही, पूर्ण रूप से इसका खोज सत्यापन नहीं हो पाया है। तो इसीलिए पदार्थ की पांचवी अवस्था को बीईसी के अंतर्गत रखा गया। ये आप लोगों को क्लास 11th में देखने को मिलेगा, क्लास 11th में। तो यदि आप क्लास 11th में देखने को मिलेगा, और क्लास 9th अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में यदि आप लोगों को ये पार्ट नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण क्या है कि पदार्थ का जो पदार्थ का कोई पदार्थ है बिना कोई न्यूनतम जो निश्चित तापमान या क्वथनांक पर पहुंचे, द्रव सीधे द्रव से सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या, सतही प्रक्रिया है। सतह का जो है ना कण क्या होगा, सतह के कण को उष्मा मिलेगा और वह बाकी अन्य कणों को छोड़ करके वह मुक्त में चल जाएगा, यानी मुक्त हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को भी समझाए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है ये भी समझाए, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहननी चाहिए ये भी बातें की है, और बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है ये भी बात की है। यदि इन टॉपिकों में से कहीं पे भी दिक्कत है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो अध्याय नंबर 1 कंप्लीट रूप से पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट नंबर 1 अच्छे से वीडियो को देखना और ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना है, और नोट हो सकता है तो नोट बना सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल अखंड भारत शिक्षा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं, आपको वहां पे नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और या तो कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल, ये तो हम लिंक में दे भी सकते हैं, देने का कोशिश करेंगे। यदि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 कंप्लीट रूप से देखते हैं तो इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा सभी आपसे अच्छे तरीका से सॉल्व हो जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि आप अध्याय नंबर 2 देखना चाहते हैं, क्लास 9 का अध्याय नंबर 2, उसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये यदि देखना चाहते हैं, जो कि एनसीईआरटी का निचोड़ है, सभी बोर्डों के लिए है, यदि देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए अध्याय नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो मिलते हैं अध्याय नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।